अध्याय 21 रहस्य। ओ पेंग के हाथ में मौजूद चाकू एक काली बिजली की तरह दिव्य शक्ति के अलौकिक बहुरंगी रंगों को धारण करते हुए रहस्यमय छोटे बक्से के एक कोने की ओर तेजी से बढ़ा। दुर्भाग्यवश यह बिजली आकाश के वास्तविक दिव्य मंडल से नहीं आई थी। जल विभाजन छोटी पेटी के कोने पर लगा और पहले की तरह कोई आवाज नहीं हुई। लेकिन इस बार कुछ अलग था। पेटी से अचानक एक ऐसी रोशनी निकली जिसे कोई देख नहीं सका। जैसे ही वह रोशनी चमकी, ओ पेंग के हाथ में मौजूद चाकू उछलकर बिजली की तरह ओ पेंग के चेहरे की ओर तेजी से बढ़ा। जैसे ही जल काटने वाली तलवार का पिछला हिस्सा ओ पेंग के चेहरे पर लगने ही वाला था, भले ही वह तेज धार नहीं थी, ओ पेंग को इसमें कोई संदेह नहीं था कि अगर उसे चोट लगी तो उसका कीमती सिर दो टुकड़ों में कट जाएगा। मार्शल आर्ट की दुनिया के एक शीर्ष विशेषज्ञ और मिस्टी सेक्ट के नेता ओ पेंग ने, जैसा कि उनसे अपेक्षा की जाती थी, नाजुक क्षण में अपने पैर हिलाए और तुरंत मिस्टी सेक्ट की विशिष्ट चाल मिस्टी स्टेप्स का प्रयोग किया। कुछ इंद्रधनुषी रंगों वाली एक काली बिजली ओ पेंग के माथे के पास से गुजरी और वाटर ब्रेकर निकलकर परिषद भवन के विशाल पत्थर के खंभे में जा घुसा। कोई तेज आवाज नहीं हुई। प्लॉप की आवाज के साथ वाटर ब्रेकर गहराई से धंस गया, मानो उसे टोफू के एक टुकड़े में घुसा दिया गया हो। ओ पेंग के चाकू उठाने से लेकर उसके हाथ से फिसलकर पत्थर के खंभे में धंसने तक पलक झपकते ही सारा दृश्य बदल गया, मानो सब लोग अचंभित रह गए हों। और जब उन्होंने पत्थर के खंभे में धंसे सेवरिंग वाटर को देखा तो सबके मन में एक ही विचार आया, कितना तेज चाकू है। दुर्भाग्य से ओ पेंग इस समय ऐसा नहीं सोच रहा था। उसने अपने सामने गिरते हुए लंबे बालों की कुछ लटों को देखा, जिन्हें सेवरिंग वाटर ने अभी अभी उसके माथे से काटा था, और वह पसीने से तरबतर हो गया। उसने मार्शल आर्ट की दुनिया में इतने साल बिताए थे और कई खतरनाक परिस्थितियों का सामना किया था, लेकिन कोई भी इतनी खतरनाक नहीं थी। वह मिस्टी सेक्ट के संस्थापक, अपने गुरु और मिस्टी स्टेप तकनीक का आभारी था। इनके बिना वह आज यहाँ खड़ा नहीं होता। जब बाकी समूह को होश आया और उन्होंने अपने नेता की ओर देखा, तो ओ पेंग के पीले पड़े चेहरे पर कुछ रंग लौट आया था। उसने जमीन पर पड़े डिब्बे को डर भरी निगाहों से देखा। यह एक साधारण टूटा फूटा डिब्बा था। उसने झांग चेंगयुए से कहा, चेंगयुए, इस छोटे से डिब्बे को रख दो। हम इसे बाद में पुस्तकालय में रख देंगे। चूंकि हम इसे खोल नहीं सकते, इसलिए इसे भाग्य पर छोड़ देते हैं। फिर उसने हाथ हिलाकर झांग चेंगयुए को जमीन से छोटा डिब्बा उठाने का इशारा किया। ओ पेंग मार्शल आर्ट की दुनिया में वाकई एक विख्यात व्यक्ति थे, जिनमें अद्वितीय उदारता और रणनीतिक कुशलता थी। अगर कोई और होता तो शायद वह उस बक्से को गिरोह के बीच नहीं रखता, वह उसे किसी गुप्त कक्ष में छिपाकर रखता और उसके अंदर की चीजों की योजना अपने लिए बना लेता। लेकिन यह असंभव देखकर उन्होंने तुरंत बक्सा सौंप दिया और गिरोह के अन्य सदस्यों को मौका दे दिया। इस कार्य ने उन्हें तुरंत सबका सम्मान दिलाया। यही शैली, या यूं कहें कि यही तरीका, उन्हें अपने 6 साथी शिष्यों से अलग पहचान दिलाने, गुरु द्वारा गिरोह के नेता के पद पर पदोन्नत किए जाने और सभी साथी शिष्यों द्वारा प्रशंसित होने का कारण बना। सच तो यह है कि वहां मौजूद हर कोई जानता था कि वे खुद उस बक्से को नहीं खोल सकते, और शायद गिरोह के हजारों सदस्य भी नहीं खोल सकते थे। फिर भी गिरोह के सरगना का काम बिल्कुल नेक और सम्मानजनक था। उन्हें वापस जाकर इस पर ध्यान से विचार करना चाहिए। शायद, बस शायद, कोई उम्मीद बाकी हो। इसके बाद ओ पेंग ने यानमिंग जुशी द्वारा बताए गए अगले सम्मेलन के विषय पर सभी से चर्चा की।
सभी इस बात पर सहमत थे कि इतने बड़े लाभ प्राप्त करने के बाद अगला सम्मेलन निश्चित रूप से पहले सम्मेलन जितना सरल नहीं होगा और उन्हें सबसे बड़े और दूसरे सबसे बड़े भाई के समूह में लौटने तक इस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। ओ पेंग ने इस पर विचार किया और सहमति व्यक्त की। अब जब सब कुछ तय हो गया था, ओ पेंग ने हाथ हिलाकर वेन वेनहाई और जू किंग को छोड़कर बाकी सभी को विदा कर दिया। जब सब लोग बाहर निकलने लगे तो उन्होंने संतुष्टि भरी नजरों से उन दोनों आदमियों को देखा और उन्हें सिर हिलाकर अभिवादन किया, क्योंकि वे जानते थे कि गिरोह के सरगना ने उन्हें इनाम देने के लिए रोक रखा था। इस बार इतनी अच्छी फसल होने के कारण ऐसा लग रहा था कि उन दोनों कनिष्ठों को भी अच्छा इनाम मिलेगा। परिषद भवन से सबके चले जाने के बाद झांग चेंगयुए और चौथा भाई पुस्तकालय में गए। तलवारबाजी की पुस्तिका तो स्वाभाविक रूप से किताबों की अलमारी में रख दी गई, लेकिन झांग चेंगयुए उस छोटी सी पेटी के बारे में सोचकर परेशान थे। पेटी बेशक कीमती थी, लेकिन इस बेकार चीज को प्रदर्शित करने से गिरोह के सरगना का मकसद पूरा नहीं हो पाता। अंत में चौथे भाई ने किताबों की अलमारी के बगल में रखी चौकोर मेज की ओर इशारा करते हुए कहा, भतीजे, क्यों न हम इसे अभी यहीं रख दें और बाद में अपने गुरु से पूछ लें। झांग चेंगयुए को लगा कि फिलहाल यही एकमात्र विकल्प है, इसलिए उन्होंने लापरवाही से उसे चौकोर मेज पर रख दिया। आखिरकार पुस्तकालय में हर चीज का रिकॉर्ड रखा जाता था, इसलिए खोने का कोई डर नहीं था। इसके अलावा अगर यह खो भी जाए तो दुनिया में कितने लोग इसे खोल पाएंगे। झांग चेंगयू और लाओसी मन की शांति के साथ चले गए। वह रहस्यमयी छोटा डिब्बा मिस्टी सेक्ट के पुस्तकालय में अपनी जगह बना चुका था, अपने नियत मालिक की प्रतीक्षा में। परिषद भवन के अंदर ओ पेंग ने सबके चले जाने तक इंतजार किया और फिर बोलना शुरू किया। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह गर्मजोशी भरी मुस्कान थी। हाय किंगर, तुम दोनों ने इस बार बहुत अच्छा काम किया। तुम्हें क्या इनाम चाहिए? वेन वेनहाई आगे बढ़ा और बोला, गुरुजी, 2 और बातें हैं जो मैंने अभी तक नहीं बताई हैं। मैं आपको अभी बताता हूँ। ओ पेंग ने सहमति में सिर हिलाया। फिर वेन वेनहाई ने ओ पेंग को बताया कि यानमिंग जुशी ने गुप्त स्थान पर क्या कहा था। शिष्यों द्वारा अपने मिशनों पर प्राप्त खजाने वे अपनी इच्छानुसार रख सकते हैं। यह सुनकर ओ पेंग भावहीन रहा और मुस्कुराते हुए पूछा, तो आपने कौन से खजाने प्राप्त किए? वेन वेनहाई और जू किंग आगे बढ़े और गुप्त स्थान से प्राप्त तीनों जड़ी बूटियों को ओ पेंग के सामने रखते हुए कहा, हमें कोई औषधि या हथियार नहीं मिला, इसलिए यानमिंग जुशी ने हमें जड़ी बूटी के बगीचे से अपने लिए 3-3 जड़ी बूटियां चुनने के लिए कहा। ओ पेंग मुस्कुराते हुए बोले, यह साधु यानमिंग तो वाकई चतुर व्यक्ति हैं। वे और अधिक धन इकट्ठा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने यह तरीका निकाला जिससे हमारे शिष्यों को बहुत लाभ हुआ। भला हम इस पर आपत्ति कैसे कर सकते हैं? यह सुनकर वेन वेनहाई और जू किंग स्तब्ध रह गए और जल्दी से पूछा, क्या ऐसा कोई समझौता नहीं है? तो फिर इस जड़ी बूटी का क्या हुआ? ओ पेंग ने कहा, कोई बात नहीं। चूंकि मास्टर यानमिंग ने ऐसा कहा है और आपको लाभ दिए हैं, इसलिए मैं उनके गुरु होने के नाते आपकी मदद करने से इनकार नहीं कर सकता। आप ये चीजें अपनी इच्छानुसार ले सकते हैं। गुप्त स्थान में ये चीजें प्रचुर मात्रा में हैं। आप बेझिझक ले जा सकते हैं। वेन वेनहाई और जू किंग को राहत मिली। गुप्त क्षेत्र में भले ही कई औषधीय जड़ी बूटियां थीं, लेकिन उनमें से कितनी वास्तव में उन जैसे शिष्यों को आवंटित की जा सकती थीं? इसके अलावा वे यानमिंग जुशी के विचार को तुरंत समझ गए। यद्यपि गुप्त क्षेत्र के खजाने पहले से ही आवंटित किए गए थे, यदि अन्य खजाने शिष्यों को अपने भाग्य पर छोड़ दिए जाते, तो क्या यानमिंग जुशी का भाग्य
उनकी मार्शल आर्ट की कुशलता और अनुभव को देखते हुए अन्य संप्रदायों के शिष्यों की तुलना में कहीं अधिक नहीं होता। तब वो पेंग ने कहा, इन औषधीय जड़ी बूटियों को फार्मेसी में ले जाओ और हॉल मास्टर बाई और अन्य लोगों से अपने लिए और गोलियां बनवाने के लिए कहो। सिर्फ इन दवाओं को लेने से बेहतर यही होगा। वरना अगर कोई समस्या हुई तो क्या यह इतने अच्छे अवसर की बर्बादी नहीं होगी? वेन वेनहाई और जू किंग ने सहमति में सिर हिलाया। ओ पेंग को अपने दोनों शिष्यों पर दया आई और उसने कहा, तुमने इस बार गिरोह के लिए इतनी बड़ी फसल लाई है। तुम्हें पुरस्कृत न करना शर्म की बात होगी। तुम किस प्रकार का पुरस्कार चाहते हो? वेन वेनहाई और जू किंग ने एक दूसरे को देखा। दरअसल उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि यह मिशन इतना खतरनाक और इतना फायदेमंद साबित होगा। उन्होंने इसे एक साधारण कार्य समझा था और पहले से किसी इनाम के बारे में नहीं सोचा था। इतना ही नहीं, इस मिशन में जो अप्रत्याशित घटनाएं घटीं, उनकी भी ओ पेंग ने कल्पना नहीं की थी। इसलिए फिलहाल वह कोई अच्छा इनाम नहीं सोच पा रहे थे। इसीलिए उन्होंने अपने शिष्य से 2 बार पूछा था। जू किंग ने कहा, गुरुजी, हमने इसके बारे में इतना नहीं सोचा था। इस मिशन की सफल समाप्ति पूरी तरह से आपकी रणनीतिक योजना के कारण हुई। इसके अलावा हमें भी बहुत लाभ हुआ है, इसलिए हमें गिरोह से किसी इनाम की आवश्यकता नहीं है। ओ पेंग ने अपने दोनों शिष्यों को संतुष्टि से देखा और कहा, बहुत अच्छा। अभी के लिए इस पुरस्कार को दर्ज कर लेते हैं और जब आपके गुरु या आपके पास बेहतर विचार होंगे तो हम उन्हें बाद में पुरस्कृत कर सकते हैं। वेन वेनहाई और जू किंग दोनों ने मुस्कुराते हुए सहमति व्यक्त की। फिर ओ पेंग ने पूछा, क्या एक और बात है? जू किंग आगे बढ़ी और घुटनों के बल बैठकर बोली, गुरुजी, बात कुछ इस तरह है। फिर उसने बताया कि उसने गिरोह का प्रतीक चिन्ह झांग काई के परिवार को कैसे सौंपा था। ओ पेंग ने कहा, तुम दोनों ने बहुत अच्छा किया। मार्शल वर्ल्ड में विचरण करने वाले तलवारबाजों के रूप में न्याय का समर्थन करना और बुराई का नाश करना स्वाभाविक है। आम लोगों की दुर्दशा के प्रति तुम्हारी समझदारी सराहनीय है। इस संकट के समय निर्दोषों के लिए खड़े होने में झांग परिवार का साहस उनके अच्छे चरित्र को दर्शाता है। टोकन के किसी अन्य उद्देश्य के लिए इस्तेमाल होने की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं किंगेर के कार्यों से सहमत हूँ। यह तुम्हारे बचपन के अनुभवों से जुड़ा है। मैं तुम्हें कैसे दंडित कर सकता हूँ? उठो, किंगेर। इसके बाद जू किंग उठ खड़ी हुई। फिर ओ पेंग ने कहा, हाय किंगेर, तुम थक गई होगी। वापस जाओ और थोड़ा आराम करो। कुछ दिनों में होने वाली उन्नति प्रतियोगिता की तैयारी करो। अगर तुम्हें अपने प्रशिक्षण के बारे में कोई सवाल हो तो आकर अपने गुरु से पूछो। इसके बाद वेन वेनहाई और जू किंग ने झुककर अभिवादन किया और वहां से चले गए। जब वे परिषद भवन के प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो ओ पेंग ने अचानक उन्हें रोककर पूछा, ईविल टाइगर गैंग की सिटू पिंग भी गुप्त स्थान में गई थी? क्या उसने भी तुम्हारी तरह 3 प्रकार की औषधीय जड़ी बूटियां ली थीं? वेन वेनहाई और जू किंग ने एक दूसरे की ओर देखा और जवाब दिया, हाँ, लेकिन हम पहले ही निकल चुके हैं। हमें नहीं पता कि उन्होंने इस मामले को कैसे संभाला। ओ पेंग ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया। उसका चेहरा गहरी सोच में डूबा हुआ था। दुष्ट बाघ गिरोह की सिटू पिंग, वेन वेनहाई और जू किंग की तरह खुश नहीं थी। वह वानजियान शिखर के परिषद कक्ष में बैठी वानजियान शिखर के तलवारबाज वान चेंगजू को अविश्वास भरी नजरों से देख रही थी और अनिच्छा से फिर से पूछ रही थी, क्या वास्तव में ऐसा कोई समझौता नहीं है? वानजियान चोटी का वान चेंगजू सांवले रंग का, कद में छोटा और हट्टा कट्टा आदमी था। उसने बनावटी मुस्कान के साथ कहा, मुखिया सितू,
क्या मुझे इस तरह की बात पर आपसे झूठ बोलने की जरूरत पड़ेगी? शियांगयांग, तुमने गुप्त स्थान से जो भी जड़ी बूटियां इकट्ठा की हैं, वे सब अपने चाचा चेंग को दे दो और उनसे कहो कि वे उन्हें बाकी जड़ी बूटियों की तरह ही औषधि में बदल दें। माँ जियांगयांग ने अपना सिर झुकाया और आज्ञाकारी स्वर में कहा, जी, स्वामी जी। फिर वान चेंगजिऊ ने कहा, मुख्य सिटू, आपके द्वारा एकत्रित की गई जड़ी बूटियों को मेरे वानजियान शिखर द्वारा संसाधित किया जाना चाहिए। दवा बनने के बाद मैं आपको पहले संबंधित गोलियां दूंगा। सिटू पिंग बिल्कुल भी जड़ी बूटियां देना नहीं चाहती थी, लेकिन हालात ने उसे मजबूर कर दिया। बहुत सोच विचार के बाद उसने दांत पीसकर अपने हिस्से की जड़ी बूटियां अपने बगल में बैठी मां शियांगयांग को दे दी। उसे वान चेंगजू के वादे में कोई दिलचस्पी नहीं थी। गोलियां बांटना उन्हें खुद रखने से बेहतर कभी नहीं होता था। मां शियांगयांग वान चेंगजू का शिष्य था। कौन जानता था कि वह बाद में दी गई जड़ी बूटियां वापस ले लेगा या नहीं? छोड़ो, सिटू पिंग ने अपना सिर हिलाया और उन अनुचित विचारों को जबरदस्ती अपने दिमाग से निकाल दिया। इस समय वान चेंगजिऊ ने फिर कहा, प्रमुख सितु, आपने मेरे संप्रदाय के लिए इतना महान कार्य किया है और मेरे संप्रदाय को भी आपका आभार व्यक्त करना चाहिए। आप मेरे वानजियान शिखर की शक्ति के बारे में क्या सोचते हैं? अध्याय 22 शब्द। सिटू पिंग ने जवाब दिया, हमारे ईविल टाइगर गैंग जैसे छोटे गिरोह की तुलना में यह स्वाभाविक रूप से बिल्कुल अलग दुनिया है। वान चेंगजिऊ ने कहा, तो कैसा रहेगा अगर मैं एल्डर युनफेंग से कहूं कि वह तुम्हें अपना शिष्य बना ले? हम तो तब से ही परिवार जैसे हैं और दुष्ट बाघ गिरोह और वान जियानफेंग के बीच अच्छे संबंध हैं। क्या यह शानदार नहीं होगा? सितू पिंग के चेहरे पर खुशी झलक रही थी, लेकिन उसके दिल में कड़वाहट भरी थी। आम तौर पर अगर ऐसा मौका पहले मिला होता तो वह खुशी से झूम उठती और बिना किसी झिझक के मान जाती, लेकिन अब वह गहराई से सोच रही थी। वान जियानफेंग के गिरोह के बेहद गोपनीय मामलों में शामिल होने से वान जियानफेंग उसे आसानी से जानकारी लीक नहीं करने देगा। हालांकि वान चेंगजू द्वारा खुलेआम उसकी सबसे कीमती चीज छीन लेने से वह बहुत निराश थी और उसे गिरोह में शामिल करने से ईविल टाइगर गैंग स्वाभाविक रूप से वान जियानफेंग के हाथों में चला जाएगा। हालांकि ईविल टाइगर गैंग बड़ा नहीं था, फिर भी वह उसका था और अब जब यह किसी और को सौंप दिया गया था तो वह मन ही मन नाराज थी। हालांकि वान चेंगजू के बाद के शब्दों ने उन्हें काफी हद तक आश्वस्त किया। मुख्य सितु, यदि आप हमारे संप्रदाय में शामिल होती हैं और इस बार महत्वपूर्ण योगदान देती हैं, तो आप हमारे संप्रदाय के शास्त्रीय ग्रंथों से उपयुक्त उन्नत तकनीकें प्राप्त कर सकती हैं, जिनसे आप अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकेंगी। आप निश्चित रूप से और प्रगति कर सकेंगी और मार्शल आर्ट के उस्तादों की श्रेणी में शामिल हो सकेंगी। कुछ क्षण मन ही मन विचार करने के बाद सिटू पिंग ने शालीनता से घुटने टेके और वान चेंगजू को प्रणाम करते हुए कहा, प्रणाम संप्रदाय प्रमुख और तलवारबाज चाचा। वान चेंगजू मुस्कुराई और उसे उठने में मदद करते हुए बोली, अच्छे भतीजे, उठ जाओ। कुछ दिनों में हम तुम्हारे लिए एक शुभ दिन चुनेंगे, जिस दिन तुम औपचारिक रूप से एल्डर यून के शिष्य बनोगे। इधर आओ, शियांगयांग, अपनी सीनियर सिस्टर सिटू को नमस्कार करो। निर्देशानुसार मां जियांगयांग आगे बढ़ी, झुककर प्रणाम किया और कहा, प्रणाम वरिष्ठ बहन। सिटू पिंग ने अभिवादन का जवाब देते हुए कहा, नमस्कार छोटे भाई। वान जियानफेंग के परिषद भवन में वातावरण सौहार्दपूर्ण था और सब कुछ शांत था। मार्शल आर्ट की दुनिया में होने वाले रक्तपात और विश्वासघात को एक तरफ रखते हुए गो गांव में झांग परिवार का आंगन गर्मजोशी और सुकून से भरा हुआ था। दोपहर की धूप बहुत तेज थी,
और भले ही सर्दी का मौसम था, उसकी गर्माहट और भी ज्यादा महसूस हो रही थी। झांग परिवार के आंगन में झांग काई बाकी लोगों के साथ धूप सेंक रही थी। सर्दी का मौसम यानी आराम का मौसम किसानों का पसंदीदा समय होता है। उन्हें काम के लिए सुबह जल्दी नहीं उठना पड़ता था और जो महिलाएं आमतौर पर चूल्हे के पास काम करती थी, वे अपने पतियों से बातें कर सकती थी। परिवार की आरामदेह जीवन शैली देखकर गो सुफेई को बेहद सुकून मिला, खासकर जब लियू कियान उसके बगल में सिलाई का काम कर रही थी। लियू कियान कुछ दिन पहले झांग परिवार में आई थी। गो सुफेई को उम्मीद नहीं थी कि लियू कियान इतनी जल्दी आ जाएगी। उसने सोचा था कि लियू कियान नव वर्ष की छुट्टियों के बाद और वसंत ऋतु में बुवाई के मौसम के दौरान आएगी। कल दोपहर जब लियू कियान आई, तो गो सुफेई अपने परिवार के घायल सदस्यों के लिए खाना बनाने में व्यस्त थी। लियू कियान के आते ही उसने सबका अभिवादन किया और तुरंत गो सुफेई की मदद करने लगी और उसे वहां लाने वाले कसाई लियू को झांग काई से बात करने के लिए छोड़ दिया। इससे गो सुफेई को काफी राहत मिली और घर के कई काम व्यवस्थित हो गए। इसके अलावा लियू कियान झांग शियाहुआ की दादी के लिए सुअर का मांस और ढेर सारे नाश्ते लाई, जिससे दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। दादी अंधी होने के बावजूद लियू कियान का हाथ थामे उसकी तारीफ करती रहीं, जिससे लियू कियान शर्मा गई। लियू यूयुए नहीं आई। कसाई लियू ने बड़ी झिझक के साथ समझाया कि वह घर पर व्यस्त था और चूंकि लियू कियान आ रही थी, इसलिए उसके परिवार को भी किसी की देखभाल की जरूरत थी। झांग काई और गो सुफेई को कोई आपत्ति नहीं थी और वे कसाई लियू को दिलासा देते हुए बोले, हम घर पर व्यस्त हैं और किसी के बिना हमारा काम नहीं चल सकता। बच्चों के अपने काम हैं। अच्छा है कि आप अच्छा सोच रहे हैं। इससे कसाई लियू की शर्मिंदगी कुछ हद तक कम हो गई। हालांकि दोपहर के भोजन के समय लियू कसाई की शर्मिंदगी खत्म हो गई। जब झांग शियाहुआ बाहर से शराब लेकर लौटी, तो लियू कसाई ने झांग काई को भी शराब पीने के लिए खींच लिया, क्योंकि वह उस घटना को पूरी तरह से भूल चुका था। जब कसाई लियू खाना खाकर जाने लगा, तो वह लियू कियान से बार बार कहता रहा और गो सुफेई के परिवार से उसका अच्छे से ख्याल रखने का अनुरोध करता रहा। गो सुफेई मन ही मन सोचने लगी, क्या मुझे यह सब बताने की जरूरत भी है? अगर हम उसका अच्छे से ख्याल नहीं रखेंगे तो उसे यहाँ कैसे रहने देंगे? लियू कियान के आने के बाद गो सुफेई न केवल अधिक शांत और कम घबराई हुई महसूस करने लगी, बल्कि परिवार के अन्य सदस्यों ने भी घर में आए बदलावों को महसूस किया। घर और आंगन में हुए छोटे छोटे बदलाव तो मन को ताजगी देने वाले थे ही, साथ ही नाश्ते और रात के खाने को बनाने के नए तरीके भी लोगों को भूख से भर देते थे। परिवार में इतनी खूबसूरत युवती के आने मात्र से ही वे बहुत खुश हो गए थे। हालांकि एक दिन किसी भी बात को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन इस शुरुआत ने झांग परिवार को जीवन के मीठे स्वाद की एक झलक दी है। मिस्टी सेक्ट की गुप्त औषधि वाकई कारगर थी। कुछ ही दिनों में झांग शियाहू के बाहरी घावों पर लगभग पूरी तरह से पपड़ी जम गई थी। बस हड्डियों और आंतरिक अंगों में थोड़ा दर्द रह गया था। झांग काई को अभी भी बैसाखियों की जरूरत थी, लेकिन शियाहू की तरह उसके बाहरी घावों पर भी पपड़ी जम गई थी। झांग शियाहू की हालत तो और भी बेहतर थी। वह पहले से ही पूरे जोश के साथ इधर उधर दौड़ रही थी। हर दिन एक लकड़ी की छड़ी लहरा रही थी, मानो मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रही हो। हालांकि उसकी हरकतें कुछ हद तक बेतरतीब और अपरंपरागत थी। झांग शियाओलोंग, जिसकी हालत सबसे खराब थी, वास्तव में सबसे भाग्यशाली था। उसकी आंतरिक और बाहरी चोटें बाकी सभी से कहीं ज्यादा गंभीर थी और उसमें अभी अभी सुधार दिखना शुरू हुआ था। उसकी बाह की हालत तो और भी खराब थी। उसे कुछ ही दिनों के लिए स्थिर किया गया था
और अगली पट्टी बदलने में अभी काफी समय बाकी था। झांग शियाओहू और झांग शियाओहू को इस बात से ईर्ष्या होती थी कि जब भी झांग शियाओलोंग को किसी चीज की जरूरत होती थी, जैसे कि खाना, तो उसे लियू कियान ही खिलाती थी। हालांकि गो सुफेई और झांग शियाओहुआ उन्हें खाना खिलाती थी, लेकिन लियू कियान के आने के बाद उन्होंने यह भूमिका कम कर दी। पहली बार जब झांग शियाओलोंग और लियू कियान को खाना खिलाया गया, तो दोनों शर्मा गए और काफी असहज दिखे। खाना खत्म होते होते ठंडा हो चुका था। हालांकि लियू कियान जल्दी ही अपनी भूमिका में सहज हो गईं और बहुत स्वाभाविक और आत्मविश्वासी बन गईं। लियू कियान का व्यवहार देखकर झांग शियाओलोंग समझ गए कि वह घर पर उनके पिता और भाई की सेवा करने वाली एक कुशल नौकरानी रही होंगी। चूंकि लड़की इतनी शांत थी, इसलिए उन्हें भी ज्यादा संकोच करने की जरूरत नहीं पड़ी और दोनों जल्दी ही एक दूसरे से परिचित हो गए। किसानों में एक अनोखी सादगी और सहनशीलता होती है। हालांकि झांग शियाओलोंग ने औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की थी और उन्हें ज्यादा अक्षर ज्ञान भी नहीं था, और उनका रूप रंग भी साधारण था, फिर भी उनके सहज स्वभाव और शांत व्यवहार ने लियू कियान को बहुत आकर्षित किया, जो उनकी बहुत प्रशंसा करती थी। उन्हें लगता था कि झांग शियाओलोंग एक अनमोल रत्न है, जो एक गरीब परिवार में पैदा हुए हैं, अभी तक तराशे नहीं गए हैं, और उनसे मिलना सचमुच स्वर्ग का आशीर्वाद है। झांग शियाओलोंग तो और भी मोहित हो गया। सुंदर और आकर्षक लियू कियान में एक किसान की सादगी और ईमानदारी के साथ साथ एक सुशिक्षित युवती के शिष्टाचार भी थे। घर के कामों को कुशलता से संभालने से लेकर उसके शालीन व्यवहार तक, झांग शियाओलोंग उस पर पूरी तरह से मोहित हो गया था। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इतने वर्षों तक जिस ग्रामीण इलाके में वह रहा था, वहां से ऐसी असाधारण लड़की निकल सकती है। उसे ऐसा लग रहा था मानो वह स्वर्ग में हो, और वह कामना कर रहा था कि उसके घाव 1000 साल तक ठीक हो जाए, ताकि वह उस लड़की के साथ बूढ़ा हो सके जो उसके दिल में बस गई थी। संक्षेप में कहें तो झांग शियाओलोंग और लियू कियान एक दूसरे की ओर चुंबक की तरह आकर्षित थे। झांग काई और गो सुफेई बड़ी चिंता से सब देख रहे थे। हालांकि उनके बेटे के अच्छे संपर्क और अच्छी कद काठी थी, लेकिन लियू कियान एक विद्वान परिवार से थी। स्वाभाविक रूप से उसके मानदंड आम किसानों से भिन्न थे। उनका बेटा, जो मुश्किल से पढ़ा लिखा था, लियू कियान के विशाल ज्ञान के सामने कुछ भी नहीं था। इसके अलावा, हालांकि लियू परिवार ग्रामीण इलाके में रहता था, वे काफी संपन्न थे। झांग शियाओहुआ के वर्णन से पता चलता है कि उनकी जीवन शैली उनसे कहीं बेहतर थी। सामाजिक स्तर में इस असमानता का मतलब था कि भले ही लड़की तैयार हो, उसके पिता और भाई कभी भी सहमति नहीं देंगे। यह वाकई एक मुश्किल स्थिति थी। वे लड़की की भावनाओं को कैसे जान पाते? दोपहर की धूप से उसे नींद आ रही थी, लेकिन गो सुफेई सिलाई करते हुए सोच रही थी कि वह चुपके से और बिना किसी को पता चले लड़की के विचारों को कैसे व्यक्त करे। तभी उसकी दादी ने कहा, सुफेई, मुझे याद है कि शियाओलोंग इस साल 19 साल का हो गया है ना? गो सुफेई ने उत्तर दिया, जी माँ, नया साल बीत चुका है और मैं जल्द ही 20 साल की हो जाऊंगी। दादी ने फिर पूछा, मैंने कुछ देर पहले आपको यह कहते सुना था कि आप शियाओलोंग के लिए एक पत्नी ढूंढने जा रहे हैं, लेकिन हाल ही में हमें इसके बारे में कुछ भी सुनने को क्यों नहीं मिला? यह सुनकर गो सुफेई बेहद खुश हो गई, मानो उसे ठीक उसी समय तकिया मिल गया हो जब वह सोने ही वाली थी। उसकी माँ सचमुच अंधी थी, लेकिन उसका दिमाग बहुत तेज था। उसने झट से बात संभालते हुए कहा, माँ, बात कुछ इस तरह है। नए साल से पहले झांग काई और मैंने एक विचार बनाया था। हमने आसपास के गांवों की सभी लड़कियों से बात की, लेकिन जिन्हें हम पसंद करते थे, वे हम में दिलचस्पी नहीं रखती थी, और जिन्हें वे पसंद करते थे,
वे हमारे लिए उपयुक्त नहीं थी। हमने अभी तक शियाओलोंग को दिखाने के लिए कोई उपयुक्त लड़की भी नहीं ढूंढी थी, और फिर नए साल के दौरान यह सब हो गया। हमारा ध्यान भटक गया है। हम मौसम के गर्म होने और शियाओलोंग की चोट ठीक होने का इंतजार करेंगे, फिर हम दोबारा देखेंगे और एक ऐसी अच्छी पत्नी ढूंढेंगे जिससे हमारा पूरा परिवार संतुष्ट हो। यह कहने के बाद झांग शियाओलोंग की दुख भरी निगाहों पर ध्यान दिए बिना उसने बेपरवाही का नाटक करते हुए कहा, जब तक यह महिला विद्वान कियान हमारे घर में है, तब तक उसे हमारे लिए एक नज़र डालने दे और हमें अपनी राय देने दे। लियू कियान कौन है? अपनी तेज बुद्धि से उसने गो सुफेई के शब्दों का निहितार्थ समझ लिया था और उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। हालांकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या प्रतिक्रिया दे, इसलिए उसने अपना सिर नीचे कर लिया और कुछ नहीं कहा। दादी ने हार नहीं मानी और आगे कहा, तो बेहतर होगा कि तुम जल्दी करो और कियान जैसी दिखने वाली किसी को ढूंढो। पिछले कुछ दिनों से कियान शियाओलोंग की देखभाल कर रही है और हम जैसी बूढ़ी औरत को भी इससे फायदा हुआ है। यह बच्ची दयालु और सलीकेदार है। हालांकि मैं उसे देख नहीं सकती, लेकिन मुझे यकीन है कि वह बेहद खूबसूरत भी होगी। सुफेई, अगर तुमने मुझे कियान जैसी अच्छी पत्नी नहीं ढूंढी, तो मैं खुश नहीं रहूंगी। ये तो बहुत सीधा सादा है। लियू कियान का चेहरा लाल हो गया। खुद को संभाल न पाने के कारण वह उठी और अंदर भाग गई। वहीं झांग शियाओलोंग घबरा गया, उसका चेहरा लाल हो गया और वह बोला, दादी माँ, आप क्या कह रही हैं? आपने उसे भगा दिया। उसकी निगाहें घर पर टिकी थीं, चिंता से भरी हुई। अगर उसे चोट न लगी होती तो वह बहुत पहले ही उनके पीछे भाग चुका होता। केवल झांग शियाओहुआ अपनी छोटी सी चौकी पर बैठी अपनी अंधी दादी को प्रशंसा भरी निगाहों से देख रही थी। बूढ़ी धूर्त सचमुच चतुर थी। कुछ ही दिन पहले उसने अपनी दादी को अपने बड़े भाई और बहन लियू कियान के बारे में बताया था, और अब दादी ने चतुराई से फिर से वही बात उठा दी थी। लगता है कि यह भाभी कुछ न कुछ चाल चल रही है। दरअसल इस समय गो सुफेई भी असमंजस में थी। जहां तक उसे याद था, उसकी माँ हमेशा से बहुत शांत स्वभाव की रही थी। हालांकि आज इस मुद्दे को उठाने से उसे अपनी बेटी से कुछ संकेत तो मिल गए, लेकिन यह जल्दबाजी भरा कदम था और उसकी माँ के सामान्य स्वभाव के विपरीत था। उसके मूल विचार के अनुसार उसे कम से कम 10 दिन या आधा महीना और इंतजार करना चाहिए था ताकि पता चल सके कि क्या होता है। अध्याय 23 दोपहर। कृपया इसे अपने पसंदीदा में जोड़ें और अनुशंसा करें। शर्म से लाल होते हुए लियू कियान छोटे से कमरे में छिप गई। उसके मन में एक साथ खुशी और झुंझलाहट दोनों के भाव थे। खुशी इसलिए थी क्योंकि किसी ने उसका राज जान लिया था और उसके प्रेमी को भी पता होगा। गुस्सा इसलिए था क्योंकि उसे वहां आए हुए कुछ ही दिन हुए थे और फिर भी उन्होंने उससे इस तरह बात की। यह बेहद अपमानजनक था। हालांकि लियू कियान का चेहरा लाल हो रहा था और उसे थोड़ी झुंझलाहट भी हो रही थी, लेकिन वह कुछ हद तक असमंजस में भी थी। पिछले कुछ दिनों में अपनी दादी को जानने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसकी दादी बहुत समझदार थी और उसे इस तरह कभी शर्मिंदा नहीं करती। हालांकि यह पूरी तरह सच नहीं था। बुजुर्ग उम्रदराज होते हैं और उनका दिमाग थोड़ा उलझन भरा होना स्वाभाविक है, जिसे वह समझ सकती थी। लेकिन अब उसे उनसे मिलने के लिए बाहर जाने को क्यों कहा जा रहा है? बाहर के लोग वही थे। अपनी मुस्कुराती दादी को देखकर झांग शियाओलोंग अवाक रह गया। वह कुछ नहीं कर सकता था। इस समय उसका अंदर जाना उचित नहीं था। गो सुफेई ने थोड़ी देर सोचा, फिर झांग शियाओहुआ का कान पकड़कर कहा, यह सब तुम्हारी गलती है। जाओ
जाओ और लियू कियान को बुलाओ। झांग शियाओहुआ ने अपने कान रगड़े और सिर खुजाते हुए बुदबुदाया, इसका मुझसे क्या लेना देना है। गो सुफेई मुस्कुराई और उसे धक्का देते हुए बोली, अगर तुमने अपनी दादी को अपने बड़े भाई और लियू कियान के बारे में नहीं बताया होता तो उन्हें कैसे पता चलता। झांग शियाओहुआ ने कहा, तो तुम्हें पता था। इतना कहने के बाद उसके पास उठकर घर के अंदर जाने के अलावा कोई चारा नहीं था और वह रास्ते भर सोचती रही कि आगे क्या करना है। झांग शियाओहुआ को अंदर आते देख लियू कियान का चेहरा लाल हो गया। झांग शियाओहुआ खुशी से दौड़कर लियू कियान के पास आई, उसका हाथ पकड़ा और बोली, बहन लियू, घर पर बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, चलो मेरे खेत और हमने जो कुआं खोदा है उसे देखते हैं। लियू कियान ने कहा, ठीक है, मैंने बहुत समय पहले आपके बड़े भाई को आपकी जमीन के बारे में बात करते सुना था और मैं हमेशा से उसे देखने जाना चाहती थी। चलो आज चलते हैं। इतना कहकर लियू कियान ने झांग शियाओहुआ का हाथ पकड़ा और छोटे से घर से बाहर निकल गई। झांग शियाओहुआ लियू कियान के पीछे पीछे चली और घर से बाहर निकलते ही उसने पुकारा, पापा, मम्मी, मैं बहन लियू को अपनी पहाड़ी पर पड़ी जमीन दिखाने ले जा रही हूँ। मैं अभी वापस आती हूँ। गो सुफेई ने कहा, तो तुम जल्दी जाओ और जल्दी वापस आ जाओ और यह सुनिश्चित करो कि तुम रात के खाने के लिए समय पर वापस आ जाओ। शियाओहुआ, अपनी बहन का अच्छे से ख्याल रखना। झांग शियाओहुआ ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, मम्मी। लियू कियान गो सुफेई के पास गई और फुसफुसाते हुए बोली, आंटी, मैं अब बाहर जा रही हूँ। गो सुफेई ने मुस्कुराते हुए कहा, जल्दी जाओ और जल्दी वापस आओ। इसलिए लियू कियान और झांग शियाओहुआ झांग परिवार के आंगन से चले गए। गो गांव के रास्तों पर चलते हुए कभी कभी परिचित ग्रामीण उनका अभिवादन करने आ जाते थे। गांव बड़ा नहीं था, इसलिए किसी के घर में घटी छोटी सी बात भी तुरंत सबको पता चल जाती थी। ऐसे में आमतौर पर शांत रहने वाले झांग परिवार के यहाँ अचानक एक खूबसूरत युवती का आना तो और भी चौंकाने वाला था। झांग शियाओहुआ के साथ बालिगौ गए पड़ोसियों को झांग काई ने पहले ही हिदायत दे दी थी कि वे लियू कियान की स्थिति के बारे में किसी को न बताएं। उन्हें बस इतना बताया गया था कि एक रिश्तेदार की बच्ची कुछ समय के लिए बीमार और घायल परिवार की देखभाल करने आई है। जाहिर है, झांग काई बीमार थे और शियाओलोंग और शियाओहू शरारतों के कारण घायल हो गए थे। हालांकि वे शरारत करने की उम्र पार कर चुके थे, लेकिन पहाड़ों में चोट लगना आम बात थी, इसलिए किसी को भी कुछ और शक नहीं हुआ। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि झांग काई सतर्क था। पड़ोसी गांव से मिला सबक इसका एक अच्छा उदाहरण था, दिखावा न करना ही बेहतर है। रिश्तेदारी एक तर्कसंगत स्पष्टीकरण है, लेकिन ग्रामीणों के लिए यह काफी रहस्यमय है। झांग शियाओलोंग की सेवा करने वाली गांव की सभी लड़कियों से अधिक सुंदर लड़की किसी ऐसे रहस्य की ओर इशारा करती है जिसे हर कोई जानता है लेकिन कोई कहने की हिम्मत नहीं करता। जिस तरह से लोग लियू कियान को देखते हैं और उसका अभिवादन करते हैं, वह भी संकेत देता है। लियू कियान असहजता से बचने के लिए बाहर निकली थी, लेकिन गांव के रास्तों ने स्थिति को और भी अजीब बना दिया। सौभाग्य से रास्ता ज्यादा लंबा नहीं था और वे जल्द ही छोटे पुल पर पहुंच गए। लियू कियान को वह धारा बहुत पसंद आई, उसे पानी का बेफिक्र होकर दूर तक बहना अच्छा लगा। उसने झांग शियाओहुआ से पूछा, शियाओहुआ, जब तुम बालिगौ गई थी तो क्या तुमने हमारे गांव की वह धारा देखी थी? झांग शियाओहुआ ने अपना सिर खुजाते हुए कहा, मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं उस समय आपके घर का पता लगाने के बारे में सोच रही थी और मेरा ध्यान किसी और चीज पर नहीं था। लियू कियान मुस्कुराई और बोली, बालिगौ की नदी तुम्हारी नदी से कहीं बड़ी है और नदी के किनारे अधिक भूमि है।
मेरे परिवार को भी नदी के किनारे एक छोटा सा भूखंड मिला था, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे परिवार में कोई भी उस पर खेती नहीं करता, इसलिए हमने उसे किसी और को किराए पर दे दिया। झांग शियाहुआ ने कहा, यह बहुत दुख की बात है। अगर हमारे परिवार को यह जमीन दोबारा मिल जाती तो हमें पहाड़ी पर बंजर भूमि को साफ नहीं करना पड़ता। देखते ही देखते वे पुल पार कर चुके थे और एक घुमावदार रास्ता ढलान पर ऊपर की ओर जा रहा था। यह वास्तव में कोई रास्ता नहीं था, लेकिन कहावत है कि बहुत से लोग इस पर चलते हैं, इसलिए हल्की ढलान पर यह रास्ता दिखाई देने लगा। लियू कियान हल्के कदमों से रास्ते पर चल रही थी। उसकी सुंदर चाल किसी संगीत की धुन की तरह लग रही थी। झांग शियाहुआ ने तारीफ किए बिना नहीं रह सकी। बहन लियू, आप कितनी खूबसूरती से चल रही हैं। लियू कियान ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, तुम छोटे बदमाश, अभी तक जाग क्यों नहीं रहे हो? सर्दियों की धूप में पहाड़ी पर एक अनोखी गर्माहट फैली हुई थी और चलते समय उन दोनों को न तो ठंड लग रही थी और न ही उदासी, बल्कि वसंत ऋतु का आभास हो रहा था। पहाड़ी पर नवनिर्मित खेत बिल्कुल सुनसान पड़ा था। उसके मालिक ने लंबे समय से वहां का दौरा नहीं किया था और वह अपरिवर्तित रहा था। लियू कियान ने इसे देखकर आश्चर्य से कहा, शियाहुआ, क्या तुमने इसे खुद ही खोला है? यह तो बहुत बड़ा भूभाग है। झांग शियाहुआ ने गर्व से सिर उठाकर कहा, जी हाँ, बहन लियू, मैंने ही सब कुछ किया है। मेरे बड़े भाई और छोटे भाई ने भी थोड़ी बहुत मदद की। लियू कियान ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, तुम सचमुच कुछ अलग हो, एक असाधारण बच्चे हो। फिर उसकी नज़र स्वाभाविक रूप से बड़े पेड़ के नीचे पड़े विशाल पलंग जैसे पत्थर पर पड़ी और उसने आश्चर्य से पूछा, ऐसा पत्थर तो दुर्लभ है। यह बहुत ही सुंदर और इतना बड़ा है। हम यहाँ आसपास के पहाड़ों पर ऐसे पत्थर बहुत कम देखते हैं। झांग शियाहुआ ने लियू कियान से पूछा, बहन लियू, क्या आप अनुमान लगा सकती हैं कि यह पत्थर कहाँ से आया है? लियू कियान हंसते हुए बोली, मैं भला कैसे अनुमान लगा सकती थी? क्या तुमने इसे जमीन साफ करते समय खोदा था? या फिर इसे नदी किनारे से उठाकर यहाँ तक लाए थे? लियू कियान उस विशाल चट्टान के पास गई, बैठ गई और उस पर अपना हाथ रख दिया। तभी उसे एहसास हुआ कि चट्टान वैसी नहीं थी जैसा उसने सोचा था, बल्कि वह काफी कोमल थी। अगर उसका भद्दा रंग न होता तो शायद वह उसे जेड़ का एक बड़ा टुकड़ा समझ लेती। उसने मन ही मन सोचा, अजीब बात है। झांग शियाहुआ ने पत्थर की बारीकियों पर ध्यान नहीं दिया। जब उसने उसे उठाया तो वह थकी हुई और पसीने से तर थी। कौन जाने वह गर्म और चिकना था या नहीं। इसके अलावा उसने उसे वहीं छोड़ दिया था और उस पर कोई ध्यान नहीं दिया था। यहाँ तक कि जब वह उस पर बैठी तो उसने बस यही सोचा कि यह धूप के कारण है। झांग शियाहुआ ने मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि आप अनुमान नहीं लगा सकते, इसलिए मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। फिर वह लियू कियान को पहाड़ी से नीचे ले जाकर पहाड़ी की तलहटी में स्थित कुएं तक ले गया। लियू कियान ने कुएं के विशाल मुंह को देखा और हंसे बिना नहीं रह सकी। ऐसा लग रहा था मानो पत्थर यहीं से खोदा गया हो। उसने इतने बड़े मुंह वाला कुआं पहले कभी नहीं देखा था। झांग शियाहुआ ने कहा, बहन, वह पत्थर इस कुएं से निकाला गया था। इसमें बहुत मेहनत लगी और कुआं खोदना लगभग नामुमकिन था। फिर उसने कुएं के पास रखे औजारों से उसमें से थोड़ा पानी निकाला और लियू कियान को देते हुए कहा, बहन, इसे चखो। पानी सचमुच स्वादिष्ट है, नदी के पानी से भी ज्यादा मीठा है। लियू कियान ने पानी लिया, एक छोटा सा घूंट पिया और अपनी भौहें ऊपर उठाईं। शियाहुआ सही कह रही थी, पानी वाकई मीठा था, उस झरने के पानी से कहीं बेहतर जो वह पहाड़ी से लाती थी।
अगर वह इससे चाय बनाएगी तो उसके पिता को जरूर पसंद आएगी। यह सोचकर वह मन ही मन मुस्कुराई। अगर उसके पिता को पता चला तो वह जरूर झांग परिवार के घर में ही रुक जाएंगे और जाने से मना कर देंगे और हर दिन चाय बनाने के लिए ताज़ा झरने का पानी लाएंगे। कम से कम वह कुछ बाल्टियां तो घर लाएंगे ही। इसके बाद लियू कियान ने पूछा, क्या यहाँ के सभी झरनों का पानी इतना ही स्वादिष्ट होता है? झांग शियाहुआ ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, पहाड़ पर झरने का पानी इतना मीठा नहीं होता। लियू कियान ने कहा, क्या यह पहाड़ की तलहटी से कुआं खोदने की समस्या के कारण हो सकता है? झांग शियाहुआ ने फिर से अपना सिर हिलाया और कहा, पड़ोसी गांव ने भी दक्षिणी ढलान पर एक कुआं खोदा है। मुझे नहीं पता कि पानी का स्वाद अच्छा है या नहीं, लेकिन अब किसी को इसकी परवाह नहीं है। लियू कियान ने उत्सुकता से पूछा, क्यों? इसके बाद झांग शियाहुआ ने पड़ोसी गांव में श्री वू के घर पर हुई घटना का ब्यौरा दिया और लियू कियान ने गंभीर भाव से सुना। कुछ देर बाद लियू कियान ने पहाड़ी पर डूबते सूरज को देखा और कहा, शियाहुआ, थोड़ा पानी ले आओ। आज रात वापस आकर हम चाय बनाएंगे। झांग शियाहुआ ने खुशी से कहा, क्या यह वही है जो मैंने तुम्हारे घर पर पी थी? यह ज्यादा कड़वी नहीं थी। मैंने गांव के पूर्वी छोर पर स्थित ओल्ड गो के घर पर पी थी और वह बहुत कड़वी थी। लियू कियान ने कहा, मैंने वह चाय नहीं देखी जो तुम पी रहे थे, लेकिन शायद वही होगी। मैं इस बार थोड़ी सी चाय अपने साथ लाई हूँ, लेकिन अभी तक निकाली नहीं है। आज ही चख कर देखना। झांग शियाहुआ ने कुएं से एक बाल्टी पानी जोश से निकाला, उसे उठाया और लियू कियान के पीछे पीछे पहाड़ी पर चढ़ते हुए घर की ओर चल पड़ी। चलते चलते लियू कियान ने पूछा, शियाहुआ, तुम्हें क्या लगता है कि पड़ोसी गांव के श्री वू, जिनका भाग्य इतना अच्छा था, उनके साथ इतनी बुरी घटनाएं क्यों हुईं? झांग शियाहुआ ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, अगर आपको कोई अच्छी चीज मिल जाए और बुरे लोगों को पता चल जाए, तो शायद आप उसे अपने पास नहीं रख पाएंगे। लियू कियान ने झांग शियाहुआ से गंभीरतापूर्वक कहा, हाँ, शियाहुआ, तुम्हें यह याद रखना चाहिए, एक आम आदमी निर्दोष होता है, लेकिन खजाना रखना अपराध है। झांग शियाहुआ ने हैरानी से पूछा, बहन, इसका क्या मतलब है? लियू कियान ने कहा, इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति सुखी जीवन जी रहा है, लेकिन उसके पास सुंदर जेड या अन्य कीमती चीजें हैं, तो वह विपत्ति को आकर्षित करेगा। शियाहुआ, तुम अभी युवा हो और शायद समझ नहीं पाओगे। वास्तव में दुनिया में सबसे अप्रत्याशित चीज मानव स्वभाव है। यह गारंटी देना मुश्किल है कि कोई तुम्हारे सुंदर जेड से ईर्ष्या नहीं करेगा। श्री वू की गलती यह थी कि हालांकि उन्होंने खजाना खोदा, लेकिन यह बात दूसरों को पता चल गई और जो लोग ईर्ष्यालु थे वे उसे छीनने आ गए। अगर किसी ने उन्हें खोदते हुए नहीं देखा होता, तो दूसरों को पता नहीं चलता कि उनके पास खजाना है और स्वाभाविक रूप से वे उसे छीनने नहीं आते। फिर लियू कियान ने मजाक में कहा, भविष्य में अगर शियाहुआ के पास कोई दुर्लभ खजाना हो, तो उसे गुप्त रखना और किसी को भी इसके बारे में पता न चलने देना। तभी वह तुम्हारा अपना खजाना रह पाएगा। झांग शियाहुआ मुस्कुराई और बोली, ठीक है बहन। अगर भविष्य में मेरा बच्चा हुआ, तो मैं सिर्फ तुम्हें बताऊंगी, ठीक है? लियू कियान ने कहा, नहीं, यह एक रहस्य है। आपने मुझे बताया और सोचा कि सिर्फ मुझे ही पता होना चाहिए, लेकिन मैं अनजाने में किसी और को बता सकती हूँ। मुझे भी लगता है कि एक व्यक्ति को बताना ठीक है, लेकिन अगर वह व्यक्ति भी ऐसा ही सोचता है, तो क्या आपको लगता है कि बहुत से लोगों को पता चल जाएगा? झांग शियाहुआ ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, बहन सही कह रही है। यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है
और फिर सबको पता चल जाता है। फिर झांग शियाहुआ ने पूछा, तो बहन, अगर हीरो वेन ही खजाना खोदकर निकाले तो क्या होगा? तब सब ठीक हो जाएगा। लियू कियान ने कहा, तब स्थिति अलग होगी। झांग शियाहुआ ने उत्सुकता से पूछा, तो फिर अंतर क्या है? अध्याय 24 विचार। लियू कियान ने आगे कहा, श्री वू को खजाना तो मिल गया, लेकिन वे उसकी रक्षा करने में असमर्थ थे। वे किसी तख्ते पर पड़ी मछली की तरह थे, पूरी तरह से बेबस और आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर। दूसरी ओर, मास्टर वेन के पास उत्कृष्ट मार्शल आर्ट कौशल है और वे अपने खजाने की रक्षा करने में सक्षम हैं। यह स्वाभाविक रूप से प्रतिद्वंद्वी की क्षमता पर निर्भर करता है। यदि प्रतिद्वंद्वी मास्टर वेन से अधिक शक्तिशाली है, तो उनका खजाना चोरी हो जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं कि मास्टर वेन अपनी जान गंवा दें। यदि प्रतिद्वंद्वी कमजोर है, तो निश्चित रूप से वे इसे नहीं चुरा सकते। इसके अलावा, यह खजाने के मूल्य पर भी निर्भर करता है। आखिरकार, हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो आपसे अधिक शक्तिशाली होते हैं। यदि खजाना बहुत मूल्यवान है, तो हमेशा कोई न कोई ऐसा होगा जो आपका प्रतिद्वंद्वी बनकर उसे चुराने की कोशिश करेगा। झांग शियाहुआ ने उत्साह से कहा, बहन, इसका मतलब है कि मार्शल आर्ट जानना हमेशा मार्शल आर्ट न जानने से बेहतर होता है। यह आपको अपनी संपत्ति की रक्षा करने की क्षमता देता है, और आपके मार्शल आर्ट कौशल जितने मजबूत होंगे, आप उतनी ही अधिक कीमती चीजों की रक्षा कर पाएंगे। लियू कियान मुस्कुराई और बोली, हाँ, शियाहुआ सही कह रही है। झांग शियाहुआ ने आगे कहा, अगर मुझे मार्शल आर्ट आती, तो पिछली बार बाजार में पिताजी, मेरे बड़े भाई और मेरे दूसरे भाई को चोट नहीं लगती और मेरी बहन को तंग नहीं किया जाता। यह सुनकर लियू कियान का चेहरा गंभीर हो गया और उसने कहा, लेकिन मार्शल आर्ट में महारत इतनी आसानी से कैसे हासिल की जा सकती है? झांग शियाहुआ ने आशावादी भाव से कहा, चिंता मत करो बहन, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए मार्शल आर्ट जरूर सीखूंगी। लियू कियान हंसते हुए बोली, ठीक है, तो अब से हमें सुरक्षा के लिए मास्टर झांग पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। फिर उन्होंने आगे कहा, कभी-कभी मार्शल आर्ट कौशल खजाने की तरह होने चाहिए। आप हर किसी को सारे रहस्य नहीं बता सकते। अपनी जान बचाने के लिए कुछ रहस्य अंत तक बचाकर रखना जरूरी है। झांग शियाहुआ ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, बहन, आप कमाल की हैं। आपको इतनी जानकारी कैसे है? लियू कियान ने कहा, यह सब किताबों में लिखा है। जितना ज्यादा पढ़ोगे, उतना समझोगे। शियाहुआ आगे और भी किताबें पढ़ सकती है और उसे भी ज्यादा ज्ञान मिलेगा। वैसे भी बहुत कुछ जानने का क्या फायदा? सर्वशक्तिशाली ताकत के सामने तो सब कुछ बस कागज ही है। लियू कियान को शायद परवाह नहीं थी, लेकिन उन्होंने पुस्तक में पढ़ी हुई बातें और अपने अनुभव झांग शियाहुआ के साथ साझा किए। झांग शियाहुआ ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और बस सुनती रहीं, लेकिन इन विचारों ने उनके बाद के जीवन को गहराई से प्रभावित किया। जब वे बात कर रहे थे, तब तक वे दोनों झांग परिवार के आंगन के द्वार पर लौट चुके थे। सूरज डूब चुका था और प्रकाश की अंतिम किरणें अंधेरे में समा रही थी। एक ठंडी हवा चलने लगी और दीवार के ऊपर से झांग शियाहुआ ने मन ही मन सोचा, मेरा परिवार अंदर चला गया होगा। वह मुस्कुराई और बोली, मेरी दोपहर की मेहनत आखिरकार पूरी हो गई। उसने आगे कहा, बहन, तुमने इतनी सारी किताबें पढ़ी हैं। आगे चलकर मुझे उनके बारे में और बताना और मेरे बड़े भाई को पढ़ना लिखना सिखाना। नहीं तो तुम सब चुप हो जाओगे। लियू कियान ने सहजता से सहमति जताते हुए कहा, ठीक है, मैं इसका ख्याल रखूंगी। फिर उसे एहसास हुआ कि उसकी बातें कुछ अटपटी लग रही थी। यह नन्ही सी फूल जैसी लड़की बड़ी चालाक थी। हालांकि
फिर उसने सोचा, यह दीवार बहुत नीची है। आंगन में होने वाली कोई भी आवाज बाहर से साफ सुनाई देती है। मुझे इसे कभी न कभी ऊंचा करना ही होगा। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसमें एक गृहिणी वाली समझ विकसित हो चुकी थी। छोटा सा घर अब भी आरामदायक था। झांग काई, झांग शियाओलोंग और झांग शियाओहू के साथ कांग ईंटों से बना गर्म पलंग पर बातें कर रही थी। लियू कियान के आने के बाद से ही वे तीनों एक साथ सिमटकर बैठे थे। गो सुफेई पहले से ही रात का खाना बनाने में व्यस्त थी। झांग शियाओहू पानी की बाल्टी लेकर आंगन में गई, जहां चूल्हे के पास खड़ी उसकी मां ने उसे देखा और पूछा, कुएं से बाल्टी वापस क्यों लाई? झांग शियाओहुआ ने कहा, मां, यह कुएं का पानी है। बहन लियू ने कहा कि वह घर से कुछ चाय की पत्तियां लाई है और इस कुएं के पानी का इस्तेमाल चाय बनाने के लिए करेगी। गो सुफेई ने कहा, चाय में ऐसी क्या खासियत है? यह कड़वी होती है और सादे पानी जितनी अच्छी नहीं होती। झांग शियाओहुआ हंसते हुए बोली, माँ, ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने कभी अच्छी चाय नहीं पी है। क्या आपको लगता है कि सभी चाय का स्वाद एक जैसा होता है, जैसे गांव के प्रवेश द्वार पर स्थित बूढ़े गो के घर की चाय? पिछली बार मैंने बहन लियू के घर जो चाय पी थी, वह बहुत स्वादिष्ट थी। लियू कियान ने बीच में कहा, आंटी, आप इसे आजमाकर ही जान जाएंगी। जब गो सुफेई ने देखा कि लियू कियान बोल चुकी है, तो वह मुस्कुराई और बोली, ठीक है, अगर कियान कियान कहती है कि यह अच्छा है, तो चलो हम भी इसमें शामिल होकर इसे आजमाते हैं। फिर लियू कियान ने एक केतली में कुएं का पानी भरा और उसे उबालने के लिए आग पर रख दिया। झांग शियाओहुआ की बात सुनकर अंदर के कमरे में मौजूद तीनों लोग उठकर बाहर आ गए, यह देखने के लिए कि क्या वे किसी तरह से मदद कर सकते हैं। पानी जल्दी उबल गया। चूंकि झांग परिवार के पास चायदानी नहीं थी, इसलिए लियू कियान को चावल के कटोरे में थोड़ी सी चाय की पत्तियां डालनी पड़ी और उन पर उबलता हुआ पानी डालना पड़ा। ताजा बनी चाय को हल्के हरे रंग में देखकर और उसकी मनमोहक सुगंध को सूंघकर झांग काई और अन्य लोग सोचने पर मजबूर हो गए, क्या यह अभी भी चाय है? इसकी खुशबू इतनी अच्छी क्यों है? सभी ने भीषण गर्मी सहन की और चाय की चुस्कियां भरते रहे। कुछ ही घूंटों में एक कटोरी चाय खत्म कर दी। सभी को और चाय चाहिए थी, लेकिन लियू कियान ने कहा, ज्यादा चाय पीने से रात को नींद नहीं आएगी। अगर और चाहिए तो रात के खाने के बाद तक इंतजार करो। स्वाभाविक रूप से सभी ने विशेषज्ञों की बात सुनी। लियू कियान ने अपनी दादी के लिए चाय का एक छोटा कटोरा भी सोच समझकर लाया ताकि वह भी इसका स्वाद ले सकें। रात का खाना फिर से सादा था। वैसे चाय तो बहुत बढ़िया थी और झांग परिवार ने उसका खूब आनंद लिया। उस रात दादी, लियू कियान और झांग शियाओहुआ को छोड़कर बाकी सभी को नींद नहीं आई। दादी और लियू कियान ने ज्यादा पानी नहीं पिया, लेकिन झांग शियाओहुआ ने सबसे ज्यादा पानी पिया। फिर भी उसने आधी रात से पहले बाकी सब की तरह भेड़ें गिनी और आधी रात के बाद तुरंत सो गया। उसके सपने टिमटिमाती रोशनी से भरे हुए थे। खाना खाने के बाद गो सुफेई ने बर्तन साफ किए और अपने परिवार के लिए चाय बनाने के लिए कुएं का पानी उबाला। फिर वह चाय का एक छोटा कटोरा लेकर अपनी नानी के छोटे से घर गई। जैसे ही वह घर में दाखिल हुई, उसकी दादी ने उसकी आवाज सुनी और पूछा, क्या यह सूफी है? उसने जवाब दिया, जी माँ, मैं आपके लिए चाय का एक कटोरा लाऊंगी जो लियू कियान लाई थी। दादी ने कहा, क्या तुमने इसे खाने से पहले नहीं पिया था? कियान कियान ने कहा था कि रात में इसका ज्यादा सेवन नहीं करना चाहिए। गो सुफेई ने कहा, मुझे पता है, माँ। मैं यहाँ कुछ और काम से आई हूँ। दादी ने उत्सुकता से पूछा, क्या हो रहा है? तुम इतने गुप्त क्यों रह रहे हो?
गो सुफेई ने कहा, माँ, आप लियू कियान के बारे में क्या सोचती हैं? आज दोपहर आप उससे इतनी बेबाक क्यों थी? दादी ने कहा, ओह सुफेई, मुझे तो लगता है कि लियू कियान बहुत अच्छी लड़की है। वह घर के कामों को बखूबी संभालती है, पढ़ी लिखी है और समझदार भी। शियाओ हुआ ने बताया कि वह बहुत सुंदर भी है और उसका परिवार भी संपन्न है। हमारा शियाओलोंग उसके लायक नहीं है। गो सुफेई ने आह भरते हुए कहा, जी माँ, मैं भी यही सोचती हूँ। वैसे मुझे लगता है कि वह शियाओलोंग से अभी भी काफी संतुष्ट है। बस मुझे अभी तक उससे विस्तार से पूछने का मौका नहीं मिला है। आपने आज दोपहर यह बात कही थी और मुझे नहीं पता कि इस बारे में दोबारा कैसे बात शुरू करूं। दादी ने कहा, कियान कियान की बात अलग है, लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि उसके परिवार का क्या विचार है। शियाओ हुआ ने बताया कि उसका परिवार विद्वान है और खेती बाड़ी में अच्छा नहीं है। उसका चाचा कसाई भी है। लगता है कि हम किसानों के साथ उनका तालमेल बिठाना मुश्किल होगा। इसके अलावा उनका परिवार संपन्न है, जबकि हमारा परिवार गरीब है। कुछ कहना वाकई मुश्किल है। गो सुफेई ने फुसफुसाते हुए कहा, मुझे बस ऐसा लगा कि उसके परिवार की स्थिति अनिश्चित है, इसलिए मैं चाहती थी कि कियान कियान शियाओलोंग के साथ ज्यादा समय बिताए। अगर समय के साथ उनमें एक दूसरे के लिए भावनाएं विकसित हो जाती हैं, तो यह हमारे लिए अच्छा हो सकता है। दादी कुछ देर चुप रहीं, फिर गहरी सांस लेते हुए बोलीं, सुफेई, मैं समझती हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी सेहत आजकल बहुत खराब हो रही है। रात में कई बार सपने में देखा है कि तुम्हारे पिता मुझे ढूंढने आते हैं और मुझे नीचे आकर उनके साथ रहने के लिए कहते हैं। मुझे लगता है कि मेरे दिन गिने चुने रह गए हैं, इसीलिए मैंने आज दोपहर यह बात कही। मैं अपने पोते की शादी देखना चाहती हूँ और यहाँ तक कि हमारी चारों पीढ़ियों को एक छत के नीचे देखना चाहती हूँ। अपनी बात पूरी करने से पहले ही गो सुफेई की आंखों से आंसू बहने लगे। वह फूट फूट कर रो रही थी और आंसू पोंछते हुए बोली, माँ, ज्यादा मत सोचो। मुझे लगता है कि तुम पिताजी को याद कर रही थी, इसीलिए तुम्हें सपना आया। तुम्हारी सेहत ठीक है और तुम अपने परपोते से जरूर मिलोगी। दादी ने गो सुफेई के बालों पर हाथ फेरते हुए प्यार भरी आवाज में कहा, सुफेई, मैं अपने शरीर को अच्छी तरह जानती हूँ। मैंने तुम्हें बड़ा होते देखा है, तुम्हारी शादी होते देखी है, तुम्हारे बच्चे होते देखे हैं और शियाओलोंग, शियाओहू और शियाओहुआ को जन्म लेते और बड़े होते देखा है। मैं पहले से ही बहुत संतुष्ट हूँ। आज दोपहर मैंने जो कहा वह बस यूं ही कह दिया था। लड़की को यहाँ आए हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं, इसलिए इस बारे में बात करना ठीक नहीं था। तुम्हें उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हो सकता है कि उसकी शादी हमारे शियाओलोंग से हो जाए। यह शियाओलोंग के लिए भी आशीर्वाद होगा और हमारे परिवार के लिए भी। गो सुफेई ने दादी से कुछ और बातें की और फिर उठकर बाहर चली गई। उसने ठंडी हो चुकी चाय उठाई, चखी और महसूस किया कि वह पीने लायक नहीं है। बेप्सी में उसने उसे आंगन में गिरा दिया। अंधेरे छोटे से घर में अपनी माँ की परछाई को देखते हुए उसके मन में कड़वाहट उमड़ आई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह अच्छी तरह जानती थी कि बच्चे होने के बाद से उसका सारा ध्यान झांकाई और बच्चों पर ही केंद्रित रहा था। उसने अपनी माँ की कभी परवाह नहीं की थी। वह हमेशा अपनी माँ को सहारा मानती थी, उन पर भरोसा करती थी। अब अपनी माँ की बातें सुनकर उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी माँ को कितना नजरअंदाज किया था, उन्हें कितना कम दिया था। वह समझ गई कि किसी चीज का मूल्य तभी पता चलता है जब वह खो जाती है, और हमारे आसपास की साधारण चीजें ही अक्सर वे होती हैं
जिन्हें हमें सबसे ज्यादा संजोकर रखना चाहिए। अब चाहे मुझे इसका पछतावा हो या निराशा, मुझे हमेशा अपने दिल में एक खालीपन महसूस होता है, जैसे कुछ टूट रहा हो और मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, उसे थाम नहीं पा रही हूँ। गो सुफेई स्तब्ध अवस्था में मुख्य कमरे में दाखिल हुई। लियू कियान दीपक की रोशनी में कढ़ाई कर रही थी। जब उसने ऊपर देखा और पाया कि गो सुफेई अजीब लग रही है, तो वह झट से उठी, उसके हाथ से खाली कटोरा लिया और पूछा, चाची, क्या कोई बात है? गो सुफेई ने बनावटी मुस्कान के साथ कहा, कुछ नहीं, बस थोड़ी थकी हुई हूँ। फिर उसने झांगकाई के छोटे से घर की ओर देखा। उसे कुछ न कहते देख लियू कियान वापस बैठ गई और काम करते हुए गो सुफेई को देखती रही। छोटे से घर के अंदर कई आदमी चाय पी रहे थे और खेती का काम कर रहे थे, जबकि एक अन्य व्यक्ति चोट से उबरने के लिए लेटा हुआ था। गो सुफेई ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस इतना ही कहा, काम खत्म होने पर जल्दी सो जाना। श्याम हुआ, आज रात अपनी दादी का अच्छे से ख्याल रखना। सभी ने बिना ऊपर देखे ठीक है कहकर जवाब दिया। गो सुफेई ने कोई ध्यान नहीं दिया, अपना सिर नीचे किया और मुख्य कमरे में सुई धागे का काम किए बिना सीधे अपने कमरे में वापस चली गई। लियू कियान का आश्चर्य बढ़ता जा रहा था। वह सोच रही थी कि वहां क्या हुआ था। चूंकि गो सुफेई कुछ नहीं बता रही थी, इसलिए वह उससे जवाब जानने के लिए दबाव नहीं डाल सकती थी। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, सबने सच संवर कर कांग, गर्म ईंटों का पलंग पर सोने चले गए। फिर लियू कियान अपने कमरे में लौट आई। छोटे से कमरे में रोशनी अभी भी जल रही थी और गो सुफेई सो चुकी थी। लियू कियान ने तेल का दीपक बुझाया और लेट गई। अध्याय 25 रात्रि वार्ता भाग 1। लियू कियान पूरे कपड़े पहने हुए लेट गई। अंधेरे में उसका दिमाग लगातार चल रहा था और वह सो नहीं पा रही थी। गो सुफेई आमतौर पर घर की साफ सफाई करती थी और सबसे आखिर में सोती थी, लेकिन आज रात वह जल्दी सो गई और किसी को सुलाने के लिए भी नहीं उठी। बाकी पुरुषों ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन लियू कियान ने इन्हें गौर किया, खासकर दादी के घर से लौटने के बाद उसके चेहरे के असामान्य भावों को, जिससे उसे शक हुआ। हालांकि यह झांग परिवार का पारिवारिक मामला था और एक बाहरी होने के नाते लियू कियान ने इस बारे में पूछना उचित नहीं समझा, इसलिए उसने इसे अपने तक ही सीमित रखा। अंधेरे में गो सुफेई करवटें बदलती रही और बीच बीच में धीरे धीरे सिसकियां भरती रही। काफी देर बाद वह शांत हुई और धीरे से पूछा, कियान कियान, क्या तुम अभी भी जाग रही हो? लियू कियान ने सावधानी से कहा, मैं अभी सोई नहीं हूँ, चाची। गो सुफेई ने आह भरी और क्षमा मांगते हुए कहा, उफ, कुछ बातें मुझे परेशान कर रही हैं। आशा है आप मुझे क्षमा कर देंगे। लियू कियान ने माफी मांगते हुए मुस्कुराते हुए कहा, आंटी, हर किसी की अपनी परेशानियां होती हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। फिर सन्नाटा छा गया। गो सुफेई ने आगे कहा, कियान कियान, तुम्हारी माँ तुम्हें कब छोड़कर गई थी? लियू कियान ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, मेरे पिता ने मुझे बताया था कि जब मैं 4 साल की थी, तब मुझे एक बहुत गंभीर बीमारी हो गई थी। हमने डॉक्टर को दिखाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे याद नहीं कि मेरी माँ का देहांत कब हुआ। गो सुफेई ने कहा, इसकी कोई याद न होना भी एक तरह की खुशी हो सकती है, क्योंकि इसका मतलब है कि इसके बारे में लगातार सोचना नहीं पड़ेगा। लियू कियान ने कहा, हाँ, चाची की बात में दम है। मेरी माँ के बारे में मेरी सारी धारणाएं मेरे पिता द्वारा बताई गई बातों पर आधारित है। उन्होंने बताया कि मेरी माँ का परिवार बहुत धनी था, जबकि मेरे पिता का परिवार उस समय आर्थिक रूप से संपन्न नहीं था। फिर भी
मेरे पिता के ज्ञान ने मेरी माँ को प्रभावित किया। मेरे नाना नानी इसके खिलाफ थे और उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया। अपने पिता के साथ रहने के लिए मेरी माँ ने दृढ़ता से घर छोड़ दिया और अपने माता पिता से सारे संपर्क तोड़ दिए। अफसोस की बात है कि मेरे नाना भी निर्दयी थे। आज तक मुझे नहीं पता कि वे कहाँ हैं और वे कभी हमसे मिलने नहीं आए। मेरे पिता बहुत ज्ञानी थे, लेकिन उन्हें राजनीति पसंद नहीं थी और वे सरकारी तंत्र की साजिशों से घृणा करते थे। इसीलिए उन्होंने घर नहीं छोड़ा और पहाड़ी गांव में रहकर पढ़ाने का काम करते थे। मेरी माँ भी वहीं रहती थी। कुछ देर रुकने के बाद लियू कियान ने आगे कहा, मेरी माँ का स्वास्थ्य पहले से ही कमजोर था। डॉक्टर ने उन्हें संतान न करने की सलाह दी थी, लेकिन मेरे पिता की खातिर उन्होंने मेरे भाई को जन्म दिया। वे बहुत कमजोर हो गईं और उन्हें ठीक होने में कई साल लग गए। जब वे मेरे गर्भ में थी, तब मेरे पिता ने भी उन्हें सलाह दी थी, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उन्हें कुछ हो न जाए। लेकिन मेरी माँ ने कहा कि चूंकि वे गर्भवती हैं, यह स्वर्ग का उपहार है और वे बच्चे के लिए सब कुछ त्यागने को तैयार हैं। मेरा जन्म तो आसानी से हो गया, लेकिन मेरी माँ का स्वास्थ्य बिगड़ गया। उनकी हालत बहुत खराब थी और अंत तक वे बहुत बुरी स्थिति में रहीं। मैं हमेशा सोचती हूँ कि अगर मेरी माँ मुझे न चाहती तो वे ठीक होती। इस समय लियू कियान की आवाज भावनाओं से भर गई। गो सुफेई ने उसे दिलासा देते हुए कहा, कियान कियान, जब तुम भविष्य में माँ बनोगी, तब समझोगी कि एक माँ के दिल में बच्चे का ही सब कुछ होता है। एक माँ अपने बच्चे के लिए 10% से भी अधिक करती है। भले ही तुम अभी अपनी माँ के गर्भ में हो, लेकिन तुम्हारे बारे में सब कुछ उसके दिल में बस चुका है। वह कभी भी अपनी सेहत की परवाह किए बिना तुम्हें नहीं छोड़ेगी। वह शुरू से ही तुम्हारे बारे में सोचेगी और तुम्हें सुरक्षित इस दुनिया में लाएगी। लियू कियान ने कहा, जी आंटी, कभी कभी मुझे अपनी माँ के प्रति बहुत कृतज्ञता महसूस होती है। हालांकि मुझे उनकी धुंधली सी ही छवि है, लेकिन उन्होंने न केवल अपने सुख के लिए परिवार के बंधनों से मुक्ति पाई, बल्कि अपने बच्चों के लिए अपना जीवन भी बलिदान कर दिया। कभी कभी जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ, तो मातृत्व प्रेम इतना साधारण होते हुए भी इतना महान लगता है। आंटी, मुझे यहाँ आए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन मुझे आपके परिवार का सौहार्दपूर्ण वातावरण विशेष रूप से पसंद आया। यह देखकर कि शियाओ हुआ और बाकी लोग आप पर कितना निर्भर हैं, मुझे बहुत ईर्ष्या होती है। गो सुफेई ने कहा, कियान कियान, मैं तुम्हारी माँ के बराबर नहीं हूँ। मैं बचपन से ही इस छोटे से पहाड़ी गांव में रहती आई हूँ। मैं स्कूल नहीं गई और पढ़ना लिखना नहीं जानती। मैं तुम्हारी माँ जितनी पढ़ी लिखी और ज्ञानी नहीं हूँ। जब से तुम्हारे चाचा ने हमारे परिवार में शादी की है, तब से मुझे लगता है कि जब दो लोग साथ रहते हैं, तो उन्हें सद्भाव और सम्मान के साथ रहना चाहिए। नहीं तो जीवन में आनंद ही क्या। बाद में हमारे 3 भाई हुए, शियाओलोंग, शियाओहू और शियाओहुआ। उन्हें धीरे धीरे बढ़ते हुए देखकर तुम कल्पना भी नहीं कर सकती। मेरा दिल गर्व और संतुष्टि से भर गया। तुम्हारे चाचा और मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है और अनुभव भी कम है। हमारे बच्चों को हमारी वजह से कष्ट सहना पड़ा है। हम उन्हें अच्छी शिक्षा नहीं दे पाए। मैं तुम्हारे और तुम्हारे भाई बहनों के बराबर नहीं हूँ। लियू कियान ने कहा, आंटी, आप गलत समझ रही हैं। हालांकि मैंने और मेरे भाई बहनों ने शियाओलोंग और बाकी लोगों से ज्यादा किताबें पढ़ी हैं, ज्यादा किरदारों को जाना है और ज्यादा अनुभव प्राप्त किया है, लेकिन आंटी, जब यूयुए और मुझे कस्बे में तंग किया जा रहा था, तो वहाँ कई पढ़े लिखे लोग मौजूद थे, लेकिन किसने आवाज उठाई? शियाओलोंग और उसके दोस्तों ने। भले ही उनकी शिक्षा कम थी, लेकिन दुनिया के न्याय को जानते हुए बिना किसी डर के उनका सामना किया।
यही असली अच्छाई है। ज्यादा किताबें पढ़ने वालों में शायद जोश की कमी हो और वे ज्यादा सतर्क हो जाएं, जो शायद उन लोगों से बेहतर नहीं है जिन्होंने किताबें नहीं पढ़ी हैं। गो सुफेई ने राहत भरी आवाज में कहा, उनके बारे में बात करते हुए मुझे सचमुच बहुत खुशी हो रही है। ये बच्चे स्वभाव से दयालु हैं और बचपन से ही बहुत समझदार हैं। हालांकि वे थोड़े शरारती हैं, लेकिन वे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते और अपने परिवार की स्थिति को अच्छी तरह समझते हैं। उन्होंने हमें कभी कोई परेशानी नहीं दी। गांव में सभी लोग उन्हें बचपन से ही पसंद करते हैं। उन्होंने दूसरों की मदद करने में बहुत कुछ किया है। उनकी मां होने के नाते मुझे उन पर बहुत गर्व है। कभी कभी मुझे लगता है कि अगर हमारा परिवार वास्तव में समृद्ध होता तो शायद वे आज हमें इतना सुकून न दे पाते। लियू कियान ने सहमति जताते हुए कहा, जी चाची, कभी कभी किसी व्यक्ति का भाग्य पूर्व निर्धारित होता है। यदि आप इस वातावरण में अच्छी तरह से विकसित हो सकते हैं तो वातावरण में बदलाव लाने का प्रयास करना जरूरी नहीं कि अच्छे परिणाम ही दे। फिर गो सुफेई का मूड ठीक देखकर लियू कियान ने आगे कहा, चाची, लगता है आपने मुझे आज की घटनाओं के बारे में अभी तक नहीं बताया है। बातों को मन में दबाकर रखना अच्छा नहीं है। इसके बारे में बात करना आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। गो सुफेई ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, मुझे ही देख लीजिए, जब हम बच्चों के बारे में बात करते हैं तो हम कितने भावुक हो जाते हैं। मैं सचमुच अपने जीवन में बच्चों के बारे में बहुत सोचती हूँ। लियू कियान ने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए गो सुफेई ने आगे कहा, एक माँ होने के नाते मैं अपने बच्चे की परवाह करती हूँ। इस बात की चिंता करती हूँ कि उसे ठंड लग रही है या गर्मी, उसे ठीक से खाना मिल रहा है या नहीं। लेकिन मैंने अपनी माँ को नजरअंदाज कर दिया है। जब मैं छोटी थी तब मेरी माँ ने ही मेरी देखभाल की और मुझे बड़ा होते देखा। अब मैं अपने बच्चे पर इतना ध्यान देती हूँ कि अपनी माँ को भूल गई हूँ। हालांकि मैं रोज उनकी देखभाल करती हूँ, उनके लिए खाना बनाती हूँ और उनके लिए नए कपड़े सिलती हूँ, फिर भी मैं उनसे बहुत कम बात करती हूँ या उनके विचार पूछती हूँ। अब जब मैं इस बारे में सोचती हूँ तो मुझे अपनी माँ के लिए और भी बहुत कुछ करना चाहिए। लियू कियान को भी सीने में जकड़न महसूस हुई। हाँ, दुनिया की सभी माताएं अपने बच्चों से प्यार करती हैं, लेकिन बच्चे अक्सर अपनी माताओं की उपेक्षा करते हैं। उसने गो सुफेई को दिलासा देते हुए कहा, चाची, दादी को यह देखकर खुशी होती है कि आप अपने बच्चे की परवाह करती हैं। अगर आप उनकी परवाह नहीं भी करती तो भी उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। वह अपने पोते को भी उतना ही प्यार देंगी जितना वह आपसे करती है। और वैसे भी आपकी माँ आपके साथ है, क्या यह मुझसे बेहतर नहीं है, जिसके पास प्यार करने के लिए कोई माँ नहीं है? गो सुफेई ने शांत स्वर में कहा, लेकिन जब आप अपनी माँ का एहसान चुकाना चाहते हैं तो आपको पता चलता है कि उनके साथ बिताने के लिए आपके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। क्या आपको इस बात का अफसोस नहीं होता कि आपको यह बात पहले समझ नहीं आई? लियू कियान ने भी आह भरते हुए कहा, हाँ, यह जीवन का सबसे बड़ा अफसोस है कि माता पिता की देखभाल करने की इच्छा तो थी, लेकिन अब वे इस दुनिया में नहीं हैं। लेकिन चाची, दादी अब बहुत बूढ़ी हो गई है। उन्हें आपकी शादी देखकर और अपने पोते को जन्म लेते और बड़े होते देखकर बहुत खुशी हुई होगी। हालांकि आपने सीधे तौर पर उनकी देखभाल नहीं की है, लेकिन आप अप्रत्यक्ष रूप से उनसे प्यार और देखभाल कर रही हैं। मुझे लगता है कि दादी आपको दोष नहीं देंगी। कुछ देर रुकने के बाद गो सुफेई ने कहा, कियान कियान, यह बहुत अच्छी बात है कि तुम मेरी तरह पढ़ लिख सकती हो और बातें समझ सकती हो। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। कभी कभी हम गांव की औरतें चीजों को ठीक से देख नहीं पाती। लियू कियान ने कहा,
चाची, कृपया मेरी इस तरह प्रशंसा न करें। मैं भी एक किसान परिवार से हूँ। गो सुफेई ने कहा, कियान कियान, संकोच मत करो। कम से कम मुझे इतना तो पता है कि इन आस पास के गांवों में तुम्हारे जितनी बुद्धिमान बच्ची कोई नहीं है। वैसे अगर दादी ने आज दोपहर तुमसे कुछ बुरा भला कहा हो तो बुरा मत मानना। लियू कियान ने कहा, नहीं चाची। गो सुफेई कुछ देर चुप रहने के बाद आखिरकार बोली, कियान कियान, वैसे तो ये उसकी आखिरी इच्छा है और हमारा परिवार तुम्हें बहुत पसंद करता है। मैं हमेशा से तुमसे ये पूछना चाहती थी कि तुम क्या सोचती हो। आज हमने इतनी बातें कर ली हैं, तो अब मैं इस बारे में और चिंता नहीं करूंगी। क्या तुम्हें लगता है कि शियाओलोंग ठीक है? अब चुप रहने की बारी लियू कियान की थी। लियू कियान को समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। वह शियाओलोंग से काफी संतुष्ट थी, लेकिन उनका साथ बहुत कम समय का था और कुछ दिन किसी को पूरी तरह समझने के लिए काफी नहीं होते। हालांकि भाग्य का खेल ही अनोखा है। कुछ दिन साथ बिताने से एक अमिट छाप छूट सकती है, जबकि सालों के मेलजोल से सिर्फ दोस्ती ही रह जाती है। यही बात किसी को समझने पर भी लागू होती है। कभी कभी एक नज़र ही काफी होती है, लेकिन अगर समझ न आए तो हजार नजरें भी धुंधली सी रह जाती हैं। शियाओलोंग के साथ उसका रिश्ता एक नायक द्वारा संकट में फंसी राजकुमारी को बचाने से लेकर बदले में खुद को समर्पित करने वाली एक सुंदरी तक सचमुच एक पौराणिक कथा थी। लेकिन सिर्फ इसी आधार पर अपनी पूरी खुशी झांग शियाओलोंग पर टिका देना उसके लिए एक कठिन फैसला था। मेरी दादी और झांग परिवार दोनों ही मेरे प्रति बहुत स्नेह रखते थे। मुझे झांग शियाओलोंग भी बहुत पसंद थे और यह गरीब लेकिन स्नेही और सौहार्दपूर्ण परिवार भी मुझे बहुत भाता था। यह परिवार मेरे अपने परिवार जैसा ही था, जहां सम्मान और प्रेम का भाव कूट कूट कर भरा था। मैं इस परिवार में शामिल होना चाहती थी और अपनी दादी की अंतिम इच्छा पूरी करना चाहती थी कि वे इस दुनिया से बिना किसी पछतावे के विदा हों। लेकिन ये सब बातें मुझे कुछ अपरिपक्व लग रही थी। क्या मुझे उन्हें थोड़ा समय देना चाहिए ताकि वे इस बात को समझ सकें? लियू कियान हिचकिचाई। उसे जवाब देना मुश्किल लग रहा था। कुछ देर बाद उसने कहा, आंटी, आज बहुत देर हो गई है, चलिए किसी और दिन बात करते हैं। गो सुफेई ने भी धीरे से आह भरी और बोलना बंद कर दिया। झांग परिवार के आंगन में चांदनी खूब चमक रही है, लेकिन कितने लोग सो रहे हैं।